हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास सेवेंथ हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तो पहले जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होगा, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्नौज के युद्ध के बारे में, कि कन्नौज के लिए युद्ध क्यों हुआ था और इसको और भी त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ और पढ़ेंगे कि त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन से राज्य जो थे वो शामिल थे और कन्नौज के ऊपर क्यों शासन स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में और क्या पढ़ने वाले हैं, तो बाहरी जो देशों से जो आक्रमण होते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और खास करके हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारत पे लगभग 17 वर्षों में कितना बार 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार आक्रमण किया था बच्चों? 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि वो इतने बार इतनी जल्दी जल्दी भारत के ऊपर आक्रमण क्यों करता था, उसका क्या उद्देश्य था, और वो किस प्रदेश का शासक था, और वो ऐसा क्यों करता था। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है ये जो चैप्टर है कन्नौज के लिए संघर्ष। अब ये कन्नौज के लिए संघर्ष क्या है, तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि कन्नौज है कहाँ पे और इसके ऊपर इसके लिए संघर्ष क्यों हुआ। यानी कि हम लोग जानते हैं कि तीन शक्तियों ने इस पे नियंत्रण करने के लिए युद्ध किया, और जिसको त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये जो त्रिपक्षीय युद्ध है, ये क्यों हुआ, क्या कारण था, कन्नौज पे जो है वो राजा अपना नियंत्रण क्यों स्थापित करना चाहते थे। तो क्या करा है बच्चों, कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में तीन महत्वपूर्ण शक्तियों का क्या हुआ? उदय हुआ। क्या हुआ? तीन महत्वपूर्ण शक्ति उभर करके सामने आए। और ये तीन महत्वपूर्ण शक्तियां थी मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार। यानी कि मध्य भारत और पश्चिम भारत के जो एक राज्य बना, जो इसके शक्तिशाली जो राजवंश था, जिसका क्या नाम था? गुर्जर प्रतिहार। क्या नाम था? गुर्जर प्रतिहार, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी थे। उसके बाद दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल थे। तो दक्कन में कौन सा राजा था? कौन सा राज्य था? तो राष्ट्रकूट राज्य। और बंगाल की अगर बात करें तो पाल राज्य था। तो बंगाल में कौन सा राजवंश का शासन चल रहा था? पाल राजवंश का। दक्षिण में चल रहा था राष्ट्रकूट राजवंश का। और उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम जो मध्य पश्चिम जो भारत का हिस्सा है, वहां पे किसका था? तो गुर्जर प्रतिहार का शासन चल रहा था। और इन्हीं तीनों के बीच में कन्नौज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए युद्ध होता है। क्या होता है? इन तीनों राज्यों के बीच, कौन सा? पाल राज्य, गुर्जर प्रतिहार राज्य और दक्कन के राष्ट्रकूट राज्यों के बीच क्या होता है? कन्नौज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अब देखो क्या हुआ कि अपने अपने क्षेत्र में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया। यानी कि गुर्जर प्रतिहार भी लंबे वर्षों तक शासन किया। दक्कन के जो राष्ट्रकूट राजा थे वो भी लंबे वर्षों तक शासन किया, ठीक है। और साथ ही साथ पाल शासकों ने, जो तीनों का जो समय है वो किसमें बीतता है? आपसी संघर्ष में बीतता है। और इस संघर्ष का अखाड़ा कन्नौज बना। यानी कि तीनों लोग कहां पे आकर के लड़ते थे? तो कन्नौज में लड़ते थे। कहां पे लड़ते थे? कन्नौज में। अब देखो क्या करें कि आइए इस पर गौर करें कि कन्नौज आखिर क्यों इनके संघर्ष का केंद्र बिंदु था। यानी कि जो तीनों जो शक्तियां थी, कौन कौन? एक तो गुर्जर प्रतिहार हो गए, दूसरा राष्ट्रकूट हो गए, और तीसरा जो पाल हो गए। ये तीनों आपस में आकर के कन्नौज के लिए ही क्यों लड़ाई करते थे। तो देखो क्या करें कि जैसा जैसा कि कक्षा 6 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि कन्नौज हर्ष की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। यानी कि कन्नौज का राजा कौन था? हर्षवर्धन था। और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। तो कन्नौज क्या था कि पहला तो हम जानते हैं कि जो हर्षवर्धन राजा था, जिसके बारे में हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे, वो क्या था? उसकी राजधानी थी कन्नौज, और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध नगर था उत्तर भारत का। एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था, कौन? कन्नौज। उसके बाद क्या करे कि जो इस नगर पर अधिकार कर लेता, वो उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। यानी कि जो भी कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था, वो उत्तर भारत के राजा के रूप में जाना जाता था। तो जितने भी पावर हुए, या तो वो गुर्जर प्रतिहार हो गए, या फिर राष्ट्रकूट हो गए, या फिर पाल शासक हो गए, ये सब चाहते थे कि हम लोग क्या बन जाए? उत्तर भारत के राजा के रूप में जाने जाए। इसीलिए ये तीनों लोग आपस में क्या करते थे? संघर्ष करते रहते थे। किस चीज के लिए? कन्नौज पे अधिकार करने के लिए।
अब देखो क्या करा है, तो पहला कारण तो ये जाना, पहला कारण क्या था कि कनौज हर्षवर्धन की राजधानी थी और एक प्रसिद्ध नगर था, और जो भी राजा इसके ऊपर अधिकार स्थापित कर लेता था वो उत्तर भारत के राजा के रूप में जाना जाता था। तो पहला कारण ये हुआ कनौज के लिए संघर्ष करने का। दूसरा कारण था कि पालों के लिए मध्य भारत था। क्या था कि पालों के लिए मध्य भारत था, पंजाब, पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से से नियंत्रण हो सकता था। तो पहला चीज तो ये देखे कि ये हो गया कन्नौज, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ये कन्नौज है। अब यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार है, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार है इधर है पाल शासक, ठीक है। अब अगर पाल शासक इधर पंजाब वाले हैं इससे में जाना चाहें तो उनके रास्ते में कौन आएगा, कन्नौज आएगा। तो कन्नौज को जीतना इनके लिए क्या था, मजबूरी था। वही अगर गुर्जर प्रतिहार गंगा वाले क्षेत्रों में आना चाहे, गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके रास्ते में कौन आता था, कन्नौज आता था। तो इन अगर ये इधर से आगे बढ़ना चाहे तो रास्ते में कन्नौज है, अगर पाल शासक पंजाब की तरफ आगे बढ़ना चाहे तो रास्ते में कन्नौज है। तो इसीलिए क्या हो जाता था कि ये दोनों लोग आपस में क्या करते थे, ये तीनों लोग सभी लोग ये संघर्ष करते थे कि कन्नौज पे क्या हो जाए, अच्छे तरीके से अगर नियंत्रण हो जाएगा। तो पाल शासक सोचते थे कि अगर कन्नौज पे नियंत्रण हो जाता है तो हम पंजाब वाले हिस्से को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। वही अगर राष्ट्रकूट जो जो गुर्जर प्रतिहार राजा होते थे वो सोचते थे कि अगर कन्नौज पे मेरा अधिकार हो जाए तो हम पूरे गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो ये कारण था, ठीक है। देखो तीसरा कारण क्या करा है कि कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी थी, और तीनों राज्य इस संघर्ष में लगे रहते थे और बारी बारी से इन्हें कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यानी कि एक तो और भी बात था कि जो कन्नौज पे अधिकार करता था, कन्नौज था कहाँ पे, गंगा नदी के किनारे था, गंगा नदी के तट पर स्थित था। अब यहाँ पे जो नदी से व्यापार होता था, हम लोग जानते थे कि पहले जो व्यापार होता था ज्यादातर कैसे होता था, जल मार्ग से होता था, नदियों के द्वारा होता था। तो जो कोई भी कन्नौज के ऊपर अधिकार कर लेगा उसका नियंत्रण क्या हो जाएगा, गंगा नदी के व्यापार पर नियंत्रण हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसको टैक्स के रूप में ज्यादा जो धन है वो प्राप्त होगा। तो इसके लिए भी लोग क्या करते थे, कन्नौज के लिए संघर्ष करते थे। अब क्या करा कि आप सोच रहे होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ। अब देखो क्या करा कि ये तीनों लोग लगे रहते थे और इतिहासकारों ने इसे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है, यानी कि तीन पक्ष के बीच में युद्ध होता था। कौन हो गया, तो पहला हो गया गुर्जर प्रतिहार, दूसरा हो गया पाल और तीसरा हो गया राष्ट्रकूट। तो तीनों लोग आपस में संघर्ष करते रहते थे। इसलिए जो इतिहासकारों ने इस युद्ध को क्या किस नाम से जाना, त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से। किसके नाम से जाना, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब तीन पक्ष के लोगों ने आपस में संघर्ष किया। अब देखो क्या करें कि आप सोच रहे होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ। जाहिर सी बात आती है कि क्या गुर्जर प्रतिहार विजय हुए, या फिर पाल शासक विजय हुए, या फिर राष्ट्रकूट शासक विजय हुए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियां परस्पर युद्ध करते करते थक गए। वे आपस के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह भी पता न चला कि वे कितने कमजोर हो गए हैं। अंततः तीनों राज्यों का क्या हो गया, पतन हो गया। और देखो एक बार मान लीजिए कभी ऐसा होता था कि कभी पाल शासक मजबूत बना तो पाल शासक कन्नौज के ऊपर स्थापित मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इधर से गुर्जर प्रतिहार, अगर पाल शासक इधर कमजोर हुआ तो गुर्जर प्रतिहार इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और कभी कभी राष्ट्रकूट शासक जो होते थे वो कभी अटैक करके कन्नौज के ऊपर स्थापित अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित कर लेते थे। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो लंबे समय तक कोई भी शासक कन्नौज के ऊपर मतलब लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, और ये तीनों लोग आपस में संघर्ष करते रह गए और तीनों लोगों का क्या हो गया, पतन हो गया। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी और वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। इन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैन्य अभियान पर क्या होता था, खर्च होता था। यानी कि अगर कोई राजा युद्ध लड़ना चाहे तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको सैनिक चाहिए, सैनिक के लिए क्या चाहिए, खर्च चाहिए, सैनिक का खर्चा चाहिए। तो इससे क्या होता था कि ये जो राजा जो होते थे ये क्या करते थे, युद्ध लड़ने के लिए अपनी ज्यादातर जो आमदनी होती थी वो सैनिकों के ऊपर खर्च करते चले गए, जिससे इनका क्या हो गया, साम्राज्य कमजोर हो गया। हमेशा संघर्ष में लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपने सामंतों से हट गया। अब सामंत कौन थे, जिसके बारे में हम लोग
पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपको सामंत के बारे में नहीं पता है तो इससे इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसको जा करके देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि सामंत किसे कहते हैं। उस वीडियो में हमने बताया है, ठीक है। अब देखो क्या करें कि अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब देखा कि ये तीनों राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, तो लड़ने दीजिए, हम क्या कर लेते हैं, अपना जो है वो स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते हैं। इससे क्या हुआ कि सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमजोर कर दिया। अब सोच करके देखो कि जहां पे हमेशा लड़ाई ही हो रही है, खून खराबा, तोड़ फोड़, जितना कुछ भी है, कुछ निर्माण नहीं हो रहा है, सब के सब विनाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो वो जो राज्य है, वो जो क्षेत्र है, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि उत्तर भारत जो था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। और जब उन उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ, तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। और इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहले महमूद गजनवी था। यानी कि अब ये तीनों लोग आपस में ही लड़ रहे थे। जब ये तीनों लोग आपस में लड़ रहे थे तो अपनी अपनी शक्ति कमजोर करते जा रहे थे। जब बाहर से बाहरी शासकों ने अटैक किया तो ये तीनों लोग मिल करके भी, मतलब एक तो इनमें क्या था कि आपसी फुट्टा, एक के ऊपर अटैक होता था तो दूसरा देखते रहता था, कोई सपोर्ट में नहीं आता था। अब इससे क्या हुआ कि जब बाहरी शासक लोग अटैक किए, बाहरी शासकों ने जब भारत के ऊपर अटैक किया, तो ये लोग उस चीज से अपनी आप को रक्षा नहीं कर पाए और उन लोगों ने क्या कर लिया, भारत के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब देखो क्या करें कि इससे पहले कि हम आक्रमणों का अध्ययन करें, इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि उस समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। यानी कि उस समय का राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसा था जब त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था, ठीक है। उस समय का भारत का समाज कैसा था, क्योंकि किसी भी क्षेत्र कितना प्रॉस्पर होगा, कितना संपन्न होगा, कितना सुखी होगा, कितना धनी होगा, वहां के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के ऊपर भी मतलब क्या होता है, निर्भर करता है। अब देखो क्या करें कि उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप अनेक छोटे छोटे राज्यों में क्या था, बटा हुआ था। यानी कि जिस तरीके से जो मगध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, उस और गुप्त साम्राज्य जो बना, वो इतने बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेकर के और एक सेंट्रल लीडरशिप होकर के सारी चीजों को, सारी क्षेत्रों को की नियंत्रण करते थे। लेकिन जब मध्यकाल में 750 से लेकर के लगभग 1000 ईस्वी तक, 1000 या फिर 1100 ईस्वी तक भारत में कोई ऐसा इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाने वाला कोई ऐसा लीडर उभर करके नहीं आया, कोई राजा उभर करके नहीं आया। जैसा अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, गुप्त शासक था जैसे समुद्रगुप्त हो गया, इन सब जो ऐसे जो राजा थे, वो इस प्रकार के राजा इस पीरियड में नहीं हुए जो इतने बड़े क्षेत्रों को आपस में संजो करके, आपस में मिला करके रख सके, बहुत बड़े क्षेत्रों को अपने में मिला करके। लेकिन आगे क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि भारत में छोटे छोटे राज्य जो हैं वो उभर करके सामने आते हैं। अब देखो क्या हुआ कि कि अब देखो क्या करें कि उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप उनके छोटे छोटे राज्यों में बटा था और आप इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। यानी कि छोटे छोटे राज्यों में अगर जो साम्राज्य बटा हुआ है तो ये आपस में ही युद्ध करते रहते थे। यानी कि इनका आपस में एक दूसरे से संबंध अच्छा नहीं था। इससे क्या हुआ कि उत्तर भारत में हिंदूशाही, कन्नौज, कलिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे और इनमें कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रखकर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव के कारण सामंती प्रक्रिया भी जारी रही और एक केंद्रीय राज्य के अंतर्गत छोटे बड़े सामंतों का अस्तित्व था और ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना और सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। अब देखो हमने क्या पढ़ा था सामंत के बारे में। सामंत कौन होते थे कि एक शक्तिशाली राजा अपने से छोटे राजा के ऊपर अटैक करके उसको अपने नियंत्रण में ले लेना, और जो ये छोटे राजा का शासक होता था वही क्या कहलाता था, सामंत कहलाता था। तो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि ये जो सामंत है, जो इसके अधीन में है, बड़े राजा के अधीन में है, ये हमेशा इस फिराक में रहता था कि राजा, जो ये जो सेंट्रल पोजीशन वाला राजा, ये कब कमजोर पड़ जाए कि हम अपने आप को क्या घोषित कर दें, स्वतंत्र घोषित कर दे। तो ये प्रक्रिया चलते रहती थी। इससे क्या होगा, जो साम्राज्य होगा वो कमजोर होगा इस प्रकार से। तो क्या हुआ कि सामंतों का ये जो व्यवस्था थी, इससे क्या हुआ कि बड़े बड़े सामंत भी अस्तित्व में था और ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना तथा सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। और यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, पर उनकी कुछ अपनी मजबूरियां थी, उनकी कुछ कमजोरियां थी। क्या कमजोरी था कि राजपूतों में युद्ध को गौरव रूप प्रदान किया गया था,
इससे क्या हुआ कि प्रायः शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। इसके अतिरिक्त दो मुस्लिम राज्य भी थे, मुल्तान का राज्य जिसमें शियाओं का प्रभुत्व था, और दूसरा मंसूरा जिसको सिंध के नाम से भी जानते हैं, सिंध का राज्य जिसमें अरबी वंश का शासक था। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है कि तुर्क आगमन के समय, जब तुर्कों का आगमन होता है उस समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। तत्कालीन समाज में शासक वर्ग, सैनिक, आम जनता में तालमेल का अभाव था, और राजा जनता के बीच काफी दूरी थी। यानी कि राजा और जनता के बीच में क्या होना चाहिए, मेल जोल होना चाहिए, मतलब राजा को जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उस समय। प्रशासन तथा सेना के पदों पर ब्राह्मणों तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत हो गई थी। अब वंशानुगत कहने का मतलब क्या हुआ, अगर पुजारी जी हैं तो उन्हीं का बेटा, उन्हीं का पोता ही पुजारी बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। अगर बात करें सैनिकों की अगर नियुक्ति होगी तो उस पर राजपूतों का नियंत्रण था और ये वंशानुगत हो गया था। अगर मान लीजिए अगर कोई सेनापति है, वो सक्षम नहीं भी है उसका बेटा, फिर भी उसको सेनापति ही बनाया जाता था। वंशानुगत कहने का मतलब क्या होता है, वंश के आधार पे। ठीक है, इस अब योग्यता के आधार पे ना हो करके क्या हो गया, वंश के आधार पे हो गया। मतलब अब योग्य नहीं भी होगा फिर भी वो क्या बनेगा, शासक ही बनेगा, जिससे वो अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इससे क्या हुआ, इसमें एक और तो अन्य वर्ग तथा जाति के लोग राज्य के प्रति उदासीन होते गए, और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति भी उत्तराधिकार के रूप में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने लगे, और समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। जैसे देश जैसी व्यापक अवधारणा आम लोग परिचित नहीं थे। यानी कि अब ये देखो एक चीज की ये कमी थी, आज हमारा देश भारत है, अब भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो अगर हम लोग मान लीजिए हम बिहार में रहते हैं और दिल्ली में कुछ होता है तो हम लोग को लगता है ना कि ये तो हमारा ही देश का पार्ट है, यहाँ पे कुछ अगर कोई मान लीजिए आपदा आ गया तो दुख हमें भी होता है, जितना दिल्ली वालों को होगा उतना हमें भी दुख होगा। या फिर तमिलनाडु की बात करें तो हम लोग बिहार में रहते हैं, लेकिन अगर तमिलनाडु में कुछ होता है तो उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। मतलब तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम में क्या है, देश की भावना है, देशभक्ति की भावना है। हम लोग पूरे क्षेत्र को क्या है, एक देश समझ रहे हैं, अपना देश समझ रहे हैं। लेकिन ये जो सोच था वो पहले नहीं था। उस समय जब ये जो मध्यकालीन इतिहास की जब बात चल रही है तो इस पीरियड में देश जैसी कोई भावना नहीं थी, यानी कि लोग एक दूसरे को अपना नहीं समझते थे, मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो। अब देखो क्या हुआ कि शासकों के बदल जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक राजा आए या गए उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग में संकट के समय राज्य के लिए कुछ कर सकने का भावना नहीं के बराबर थी, और इस काल में परंपरागत चार मुख्य जो वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र, अतिरिक्त अनेक उपजातियां एवं नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब नई नई जातियां उभर करके इस पीरियड में आता है, और वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया और उसमें बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान न रहा। जैसा कि तारीखे हिंद के लेखक, जिनका क्या नाम है, तारीखे हिंद के जो लेखक थे उन वो बताते हैं, क्या बताते हैं, जब वो आए थे अल्बेरूनी, तारीखे हिंद के लेखक कौन है, अल्बेरूनी। तो अल्बेरूनी क्या बताते हैं, अल्बेरूनी ने संकेत किया है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। यानी कि ऐसा सोच था, मतलब एक जटिल तरीके का सोच था कि जो है सो हम ही है, बाकी कोई कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, इसी के कारण हमारा समाज क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करा है, अब हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। अब ये महमूद गजनवी कौन था, तो देखो बच्चों, गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में एक छोटा सा राज्य था। गजनी क्या था, गजनी जो था वो आधुनिक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि अफगानिस्तान कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान इस वाले पार्ट में है, और देखो क्या करा है कि यहाँ का एक छोटा सा राज्य था, कौन, गजनी। क्या था, गजनी। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। तो गजनी की स्थापना कौन किया था, एक तुर्क सरदार ने किया था, तुर्किस्तान का। इसके उसके उत्तराधिकारियों ने महमूद उसके उत्तराधिकारियों में कौन था, महमूद भी था। वह गजनी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। तो जो महमूद था वो क्या चाहता था कि गजनी जो ये जो जगह है जिसकी स्थापना इसके पूर्वजों ने किया था, तो ये चाहता था कि इसको एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाया जाए।
अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से को जीत लेना चाहता था। अब चाहेगा कि हमारा साम्राज्य बड़ा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने से आसपास के जितने भी एरिया है उसको कब्जा करना पड़ेगा। तो कब्जा करने के लिए क्या चाहिए, सैनिक चाहिए। सैनिक के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, खर्चा चाहिए। अब इसके लिए क्या किया कि सन 1010 में और 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर थे। इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। अब देखो इसने क्या किया, इसको क्या चाहिए था, धन चाहिए था। इसको पता था कि जो हिंदुस्तान के मंदिर हैं वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा है, मतलब वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तो इसने क्या किया कि धन के चक्कर में इसने क्या किया कि भारत के ऊपर अटैक किया। और भारत के ऊपर अटैक करने के बाद वो खास करके कहां पे अटैक करता था, तो मंदिरों के ऊपर अटैक करता था। क्यों, क्योंकि यहाँ दान के रूप में जितने भी धन रहते थे, सोना चांदी जो कुछ भी है, उस सारी चीजों को लूटना चाहा और ये लूट करके ले जाता था। तो देखो क्या किया कि इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। और सन 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों को राहत की सांस मिली, क्योंकि उसके आक्रमण से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। ये करता क्या था, ये करता था, आता था अफगानिस्तान से चला और आकर के इंडिया के ऊपर अटैक किया, मंदिरों को लूटा, लेकर के चला गया। फिर मन घुमा उसका, फिर आया, एक मंदिर को चुना और उसके ऊपर अटैक किया, मंदिर को तहस नहस किया, वहां से धन लूटा, फिर लेकर के चला गया कहां पे, अफगानिस्तान। और ले जा करके अपना शहर को मजबूत बना रहा था इस प्रकार। और सोच करके देखो हमारे यहाँ के राजा क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ के राजा आपस में ही लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, ये भी कमी थी। अब देखो क्या हुआ कि समकालीन इतिहासकारों ने महमूद के भारत आक्रमण के उद्देश्यों का विवरण देते हुए लिखा है कि महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महमूद का उद्देश्य भारत में धन लूटना ही था, ताकि इस धन से मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। ठीक है ना। अब इससे क्या होता है कि ये तो देख लिए कि वो भारत के ऊपर अटैक क्यों करना चाहता था। अब बात आती है आक्रमणों का प्रभाव, यानी कि महमूद गजनवी जब आक्रमण किया तो इससे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आक्रमणों का प्रभाव। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।